एक छोटी कविता मैं आपको सुना देता हूं। आदरणीय प्रदीप चौबे जी की है। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। ये आजकल की कविताएं हो गई हैं। काम हो गया। हाँ, बस इतने छोटी छोटी सी कविताएं होती हैं सर। और सर, हंसने के लिए मैं कह रहा था, हंसने के लिए कई कविताओं की जरूरत नहीं होती है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा बोला मुझसे, पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है। मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, दिमाग खराब हो गया तेरा। ऐसे नहीं कहते टीचर के बारे में, ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। टीचर माँ के समान होती है। लड़का बोला अच्छा, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। तो सर, हंसने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती, केवल बात कहने का ढंग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। और कविताएं तो बहुत छोटी होती हैं, व्यंग और तीक्ष्ण होता है सर। आप हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत पड़े होंगे, बिस्तर बहुत पड़े होंगे, मोबाइल बहुत पड़े होंगे, टीवी बहुत पड़ी होंगी, मोबाइल बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी, जूते बहुत पड़े होंगे। सर, कविताएं छोटी हो गई हैं। मेरे कहने का ये हास्य व्यंग के कवि हैं। इसी तरह की कविताएं आपको सुना सकते हैं। और आदरणीय राजीव योगी जी, अब कवि सम्मेलन की सेटिंग बन रही है। हाँ, सेटिंग तो जानते ही हैं आप। अच्छा, सेटिंग आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते? अरे आजकल तो बहुत पॉपुलर शब्द हो गया है सेटिंग। कहीं भी चले जाओ ये बात ईओ साहब सुनने को मिल ही जाती है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या, है ना। तहसील में जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। वैसे तो नगर पालिका में भी चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलते हैं, ईओ साहब से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर, शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर मम्मी पापा एंड्रॉयड मोबाइल दिलवाई देते हैं, उस पर चैटिंग होती है। फिर बेचारे इन अखबार वालों को जो कुछ लिखना पड़ता है ये सब जानते ही हैं। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था, ये सेटिंग शब्द ही कहां से आया। भाई साहब आ जाइए, भाई साहब आप आगे आ जाओ। भाई साहब नहीं, आप थोड़े से आगे आ जाओ। असल में क्या है कि आपसे मुझे डायरेक्ट ऊर्जा मिलती रहेगी। आप मेरे बिल्कुल साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब आप जानते हैं, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, इसका मतलब होता है साड़ू भाई। अच्छा सर, मैं आपको, अब तो आप सामने बैठ गए हो तो वो फेस टू फेस होता रहेगा, और फेस टू फेस हो जाता है तो पावर ज्यादा आ जाती है, तो आपसे मुझे पावर मिलती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं भाई साहब, आप तो मेरी तरफ देखो, आप केवल, हम गंजे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। सुबह सुबह मुंह धोते हैं तो पता नहीं चलता इसको कहां तक धो लें, है ना। हाँ, अच्छा, गंजे लोगों को फायदा भी बहुत होता है। बरसात जब होती है सर तो सबसे पहले हम ही लोगों को पता चलती है। पहली बूंद पड़ते ही पता चल जाता है कि हो गई शुरू। सर, हम गंजे लोगों की, भाई साहब छुपा मत ही इसको, जो है फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। सर एक मिनट उतार लो, बस 1 मिनट के लिए 1 मिनट उतार लो सर। सर एक मिनट उतार लो बस। नहीं, हाँ, मैं खुश हूँ। असल में क्या है कि कम से कम अपन दोनों साधु तो बने। मतलब आदमी के जीवन में सर एक जानकारी देना चाहता हूँ ईओ साहब, आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं। 2 महिलाएं केवल सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ या फिर पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है। और भाई साहब को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं
बस आनंद, बस यही आनंद बना रहे। और बस इसीलिए मैं बता रहा था सेटिंग शब्द भाई साहब आप तो जानते ही हो बहुत पॉपुलर है। थाने में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या, तहसील में चले जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या, न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे कि वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। ये जो विद्रूपताएं समाज में पैदा हुई है। मैं एक दिन सोच रहा था विनोद भाई कि ये सेटिंग शब्द आया कहां से होगा। मैं इसका एक रूपक सुनाता हूं केवल आपको ठाके के लिए, और एक ठाके का कवि फिर आपको सौंपना चाहता हूं। बाकी ये केवल लड़का शहर का था, लड़की गांव की थी, दोनों का संबंध तय हो गया था। लड़का शहर का था, लड़की गांव की थी। बारात गांव में आनी थी। बारात जब आती है सर तो आप जानते हैं गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ती है, फिर शादी होती है, फेरे पड़वाए जाते हैं, हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं विवाह के मंत्र पढ़ने के लिए। लड़के की तरफ से भी होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं। सारा दृश्य है, फेरा शुरू हो गए हैं, हवन शुरू हो गया है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। और जैसे ही घी की आहुति दी गई तो गांव का शुद्ध देसी घी जिसकी खुशबू से शहर से जो पंडित जी आए उनका दिमाग खराब, उसकी खुशबू से ही कि इतना खुशबू वाला घी हमने काफ़ी दिन से खाया नहीं, अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। बस ये मन में घी चल रहा था और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गुंतारम गजाननम यजामहे पोष्टे वरदनम घी छोरो घी छोरो घी छोरो। गांव के पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, समझ नहीं पाए, वो समझे कि घी चोरने की बात कर रहा है, चुराने की बात कर रहा है। तो जो मंत्र लड़के वाला पड़ेगा, अगर आपने विनोद भाई गौर किया हो तो वही मंत्र लड़की वाला पड़ेगा। इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए। ओम गणपते गंतारम गजाननम यजामहे पोष्टे वरदनम। घी काये में चुराऊं कैसे चुराऊं, काये में चुराऊं कैसे चुराऊं। अब जेब में तो चुराया नहीं जा सकता उसको, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा ताता साबे तोरा वारेण्यम। कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के उसने वहीं चौकी के पास में रख लिया जहां दुल्हन बैठी हुई थी। और वहीं बैठी बैठी नाइन घूंघट की ओट से सब देख रही। नाइन तो समझते ही होंगे आप लोग, वाइफ ऑफ नाऊ। अगर अंग्रेजी में समझे तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। नाइन को इस तरह से भी समझ सकते हैं, नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। हिंदी में समझे तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों आपका होता है वही शादी वाले घर में नाइन का होता है। आपको शहर की खबर रहती है, उसको शादी वाले घर की खबर रहती है कि मेरे जजमान के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए। और जैसे ही उसने देखा कि ये घी चुरा रहे हैं, अब आप तो अखबार निकाल लेते हो, उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। रागात्मक अखबार जो फेरों के समय पर गीत पढ़ा जाता है और आनंद लेना। अगर आपको मालूम पड़ा कि सेटिंग यहीं से शुरू हुई है तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित। आप पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र इच्छा है शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा। ओम स्वाहा। तो एक बार जो रात तालियां बजा दो आप, ये कभी समझ लो। अरे शांत हो जाओ, आधा तुमको देंगे। तो कभी है जी नहीं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगा। अब जब आवड़े जी पता ना है कि प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। देखिए मेरी बातें व्यवहारिक होती हैं। मैं एक व्यवहारिक बात ईओ साहब कहना चाहता हूं। प्रेम की दुर्गति कितनी है। प्रेम संदेशा हाथ ले। विनोद भाई साहब लिखो, बंद कर दे, ताली बजानी पड़ेगी अगली पंक्ति पे। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। तैयार रहना ताली बजाने के लिए। आपके समाज की तस्वीर दिखाई देता हूं मैं आपको। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत।
शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, ये बढ़िया है। शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। वाह वाह, मैं तो लट्ठी हूं, जे मूसल है, यानी कि प्रहार तगड़ा होने वाला है। तो मैं इनके लिए बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहता। ये हास्य और व्यंग के कवि है, आपको हंसाने की सामर्थ्य रखते हैं ये। बाबूजी आप मत जाना, आप मत जाओ, आप चले गए तो अच्छा 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 एक समस्या है नहीं। अच्छा, लेकिन समस्या जी है जोड़ाते क्यों जा रहे हैं? समस्या तो हर जगह है विनोद भाई साहब। समस्या न की कहूँ कचू कमी ना आती। समस्या तो अम्मार है, अम्मार लगो वो है। और मैं चाहता हूँ कि हास्य व्यंग का, और क्योंकि समय फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, लाइट लगना रही नहीं फिर का लगाओगे तुम? जासो हम चाह रहे कि उजेरे उजेरे में ही निपट लो, फिर जिन्हें घर है तो जानो है। हाँ याद बनो को एरिया है और लिफाफा देओगे ही तुम। जिन्हें दिन में देख ले, जिन्हें दिन में देख ले। और वैसे तुमने कह दिया लिफाफा ही लिफाफा में पेमेंट तो आता ना। मैं चाहता हूँ भाई मणि मधुकर मूसल, ये जो आइटम रखा हुआ है, ये बगल में 85 साल का नवयुवक, बहुत ईमानदारी से ये प्रेम प्रेम की बातें तुमने जो करी हैं, ये जो प्रेम करते थे बुजुर्ग लोग, तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम तो आपको 10 पैसा भरी प्रेम ना समझ पाई साहब। अच्छा, ये बात भी मुझे उस दिन मालूम पड़ी जब मैं अलवेला जी के घर गया, तो इनकी अलवेलिन थोड़ी सी बीमार रही, चारपाई पे लेटी हुई, और ये कितनों प्यार करते हैं अपनी अलवेली थे। ये वहीं जाकर के पता चला, चारपाई के बगल में कुर्सी रखी और नब्ज पकड़ के बैठी। अरे मैंने कोई डॉक्टर बुलाओ, तुम्हारी नब्ज पकड़ में थे, ठीक थोड़े आ जाए करना है, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए ले पर कोई जा ठीक ना कर पाए रहो। तो मैंने कोई दिमाग पे जोर लगाओ। उसी समय इनके नाती ने, एक 10-15 साल का इनका पोता है, वहां मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाली और किक मारी और मोटरसाइकिल लेके चलो गो। अलवेला जी ने सोची कि जब लोहे की मोटरसाइकिल और पेट्रोल से चल सकती है, तो जब अपनी डुकरिया के एक पेट्रोल का इंजेक्शन लगा के देख लो तो जरूर थोड़ी बहुत चलेगी फिरेगी। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मंगाई और डिस्पोजल सिरेंज में इंजेक्शन भर के चारपाई पर रख लो कि जैसे ही करवट लेगी या सोए की कोशिश करेगी अलवेली तो चुपचाप इंजेक्शन लगा दूँ। और जैसे ही अलवेला जी ये मौका मिला, पेट्रोल का इंजेक्शन जट बुढ़िया के लगाए, और जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के अलवेली चारपाई पे थे खड़ी। कभी कमरा में जा तरफ भागे, कभी कमरा में बा तरफ भागे, और अलवेला बैठे बैठे सोच रहे 70 की है गई, लेकिन एवरेज तो वो पूरा ही दे रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब इनका एवरेज जब आप देखेंगे तब तो आनंद की पराकाष्ठाओं तक आप पहुंच ही जाएंगे। और आदरणीय कमलेश शर्मा जी ने भी कहा कि तिरंगे की बात करना, और ये भी तिरंगे की बात करके गया था, लेकिन जितना बेईमानी तिरंगा के साथ है रही है, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। कुंवर जावेद का एक शेर मुझे याद आता है, मैं आदरणीय मणि मधुकर मूसल जी को बुलाने के लिए वो पढ़ना चाहता हूँ। तिरंगे के साथ जो बेईमानी है, गिजाएं खाते हैं जो एसी होटलों में, ईओ साहब, गिजाएं खाते हैं जो एसी होटलों में, चुनाव के समय सड़क पर भूखे की नंगे की बात करते हैं। जो गिजाएं खाते हैं एसी होटलों में, आप दोनों हाथ की तालियों से बुलाना मणि मधुकर मूसल को,
जो गिजाएं खाते हैं ऐसी होटलों में, चुनाव के समय सड़क पर भूखे की नंगे की बात करते हैं। अरे इससे मजाक ज्यादा और क्या होगा कि यहां दुरंगे लोग और तिरंगे की बात करते हैं। सहमत हो आप तो मेरा समर्थन करना। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है। आखिर हम बेटियों को बचाना किनसे चाहते हैं? स्कूल भेजने के बाद हमारा दिल क्यों धड़कने लगता है बेटी जब तक घर नहीं आ जाती? हम इन्हें बचाना किससे चाहते हैं? समस्या ये है समाज की। और मैं कहता हूं बेटियों को, ये तो कोई रिजल्ट निकले नंबर 1 पे आ रही है, ये सीबीएसई का रिजल्ट निकले या आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकले या किसी प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट निकले, ये नंबर 1 पे आती हैं। ये तो बची हुई हैं, इनको बचाने की जरूरत नहीं है। बेटों को बचाओ। और जिस दिन आपके बेटे कुसंगति से, कुसंस्कारों से, बुरे विचारों से जिस दिन बच जाएंगे तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। देशज भाषा में भी सर बहुत अच्छी कविताएं होती हैं। जो भाषा देशज होती है बहुत अच्छी, कुलीन भाषा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बात बहुत गजब की हो जाती है। जैसे उसी एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल में आदरणीय कमलेश भाई रखना चाहता हूं। जीएसटी से शुरू करता हूं। धंधो नयो करन नहीं दे रहे। अच्छा है। धंधो नयो करन नहीं दे रहे जीएसटी। और नोटबंदी, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। जैसे ही रात को 8 बजे के करीब कही, मित्रों, बहनों, भाइयों, रात 12 बजे से 500 से 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सांप सूंघ गया था उसी समय कुछ लोगों को तो, ठीक है ना। तो धंधो नयो करन नहीं दे रही और रुपया घरे धरन नहीं दे रही। और अगली पंक्ति में ठाके को रोक करके दिखाना, गिरोर वालों। एसडीएम साहब आप भी कोशिश करना, हंसी अगर रुक सके तो रोकना। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। स्वच्छता अभियान के चक्कर में धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे रहे। और गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे। 850 को उज्ज्वला वालों एक कूना भरवाए रहो, कंडन से रोटी कर रहा है। चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे। और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में और फिर हमें जियन नहीं दे रहे। जियो की सिम हाथ हाथ में फिर हमें जीवन नहीं दे रहे। और 3 गुने भाड़े कर दिए लॉकडाउन के बाद। बहन जी 3 गुने भाड़े कर दिए हैं। रेल में हमें चलन नहीं दे रहे। 3 गुने भाड़े कर दिए, रेल में हमें चलन नहीं दे रहे। और जबरन जीवन बीमा कर दो और माल्यालय के भाग दो। सबसे ज्यादा तालियां चाहिए अगली पंक्ति पर। जबरन जीवन बीमा कर दो, अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे। धंधो नयो करन नहीं दे रहे। गुब्बारा फूटेगा स्वागत में। मैं तो वो पूरी रात में नहीं कह सकता सर। क्या है, मैं हास्य रस का छोटा सा विद्यार्थी हूँ और नाम सुन करके ही थोड़ा सा आप हंसी आ जाएगी। मैं लटूरी लट्ठ हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं लट्ठ के अलावा और क्या कर सकता हूँ। तो स्वागत भी उसी तरीके से करवा दिया गया है। अच्छा, इसको राजनीति भी कहते हैं। राजनीति आप लोग जानते हैं ना। मैं पिछले दिनों इनके घर गया
मणि जी के। तो इनका लड़का पूछ रहा था, पापा राजनीति किसे कहते हैं? अब ये परेशान, राजनीति समझने के लिए तो एसडीएम साहब पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, राजनीति समझ में नहीं आती। अब 9-10 साल के लड़के को ये क्या खाक राजनीति समझा देते। लेकिन लड़के का प्रश्न था कि राजनीति पापा किसे कहते हैं। भगवान की कृपा थी इनके ऊपर, मैं पहुंच गया उसी समय। अरे मैंने कि भाई साहब, बेटा जब प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर आपको दे देना चाहिए, बेटे के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। बोले कि भाई साहब आप भी गजब करते हो, है ना, बाल सर के उड़ गए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस लड़के को कैसे राजनीति समझा दूं। अरे मैंने कि मैं समझाता हूं, तुम हटो यहाँ से। मैंने लड़के को अपने पास बैठाया, मैंने कि बेटे पहले तो राजनीति वैसे बहुत ऊंची चीज़ होती है, लेकिन इसको समझने के लिए 3-4 बातें समझना बहुत आवश्यक होता है। कि जैसे अंकल जी बताओ, अरे मैंने कि जैसे अर्थव्यवस्था क्या होती है, सरकार क्या होती है, ये सब राजनीति में समझना पड़ता है। बोले कि अंकल जी थोड़ा सा विस्तार से बताओ तो मैं समझ जाऊँगा। अच्छा मैंने कि बात बता, तेरे घर में कमा के कौन लाता है? कि वो तो पापा लाते हैं। कि तो समझ ले वही अर्थव्यवस्था है। फिर उस पैसे को खर्च कौन करता है? कि मम्मी करती हैं। तो समझ ले वही सरकार है, जो पैसे को खर्च करता है सरकार है। फिर अंकल जी मेरा ये छोटा भाई कौन हुआ? अरे मैंने कि ये देश का भविष्य है। इनके घर में एक नौकरानी काम करती है, तब तक वो आ गई। कि अंकल जी फिर हमारी ये नौकरानी कौन हुई? कि ये पैसे के लिए काम करती है, ये कर्मचारी है। फिर अंकल जी मैं कौन हुआ? कि तू जनता। अब सुबह समझेंगे राजनीति को। खाना पीना खा के सोते हैं सब लोग, खाना पीना खा के सो भी गए। रात को एक घटना घटित हुई कि वो छोटा बेटा था, छोटा भाई था, वो रोने लगा। तो वो लड़का जग गया, देखा कि छोटा भाई गंदगी में सना पड़ा है और रो रहा है। उसने विचार किया कि मम्मी को जगाता हूं। मम्मी खर्राटे की नींद लेके सो रही थी। बोले कि मम्मी सारे दिन घर का काम करती हैं, थक जाती हैं, मम्मी को नहीं डिस्टर्ब करता हूं, पापा को जगाता हूं। पापा के यानी इनके कमरे में गया तो ये कमरे से गायब थे। नौकरानी के कमरे से थोड़ी सी खटपट की आवाजें आ रही थी। लड़के को संदेह हुआ शायद पापा वहीं हो, और उसका संदेह तो बिल्कुल ठीक निकला। सारा दृश्य देखा, चुपचाप सो गया। सुबह नहा धो करके नाश्ते की टेबल पर एसडीएम साहब इकट्ठे हुए तो मुझे देखते ही बोला कि अंकल जी मेरी समझ में तो राजनीति आ गई। अब मैंने कि तेरी समझ में क्या खाक राजनीति आ गई? मेरी समझ में नहीं आई अब तक। क्या समझ गया तू राजनीति के बारे में, मुझे समझा दे। बोले कि अंकल जी मैं तो समझ गया, अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी और देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था और सरकार खर्राटे की नींद लेके सो रही थी और ये कमबख्त जनता सब देख रही थी पर कर कुछ नहीं पा रही थी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आनंद आनंद की बरसात इसी तरह से होती रहेगी। मैं आनंद के कवि को, जो आदरणीय पंडित मणि मधुकर मूसल को बुलाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जो आनंद का महोत्सव करते हैं भाई मणि मधुकर मूसल। ये मेरे घर गए थे, मैं भी इनके घर गया था। मैंने इनके बच्चे से पूछ लिया कि पिताजी कहाँ हैं? इनका बेटा बोला कौन से नंबर के? अरे मैंने कि पिताजी पर तूने नंबर डाल रखे हैं? कि हाँ। मैंने कि तेरे कितने पिता हैं? बोले 5। मैंने कि देख यहाँ पर वकील भी बैठे हुए हैं, हम भी हैं, हम कभी बिना प्रमाण के बात नहीं करते, इसलिए जनता हमको सुनती है। तो तू अगर प्रमाण बता दे कि तेरे 5 पिता हैं तो मैं मान जाऊंगा तू लटूरी जी का ही पुत्र है। अब साहब वो प्रमाण दे रहा है। तो सबसे पहले उसने प्रमाण दिया कि देखिए, मैंने कि पहले पिता के बारे में बता। तालियां बजनी चाहिए उसकी बात पे। मैंने कहा बता, पहले पिता के बारे में बता। तो उसने कहा पहला पिता होता है परम पिता परमेश्वर, सभी का होता है सर। मैंने कहा मान लिया। दूसरे पिता के बारे में बता। तो बोला दूसरा पिता जिसके अंश से हम पैदा होते हैं। ताली होनी चाहिए जो। मैंने कि तीसरे पिता के बारे में बता। तो साहब उसने कमाल कर दिया। बोला आप अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हैं? मैंने कि ये कहते हैं जब ससुराल जाते हैं पिताजी नमस्कार। बोले मान। मैंने कहा मान लिया। मैंने कि चौथे पिता के बारे में बता। अगर साहब उसने दमदारी के साथ बताया हो तो दमदारी के साथ ही तालियां बजनी चाहिए।
मैंने कहा चौथे बाप के बारे में बता, तो मुझसे बोला गाय हमारी माता है तो सांड कौन हुआ? मैंने कहा मान लिया। पांचवें बाप के बारे में बता। बोला मतलब के लिए गधे को क्या बनाते हैं? तो ऐसा इनका पुत्र है, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। वो मुनि जी लास्ट में कह रहे थे कविता में कि मुझे विदाई दे देना। मैंने कि पिछले ही वो साहे में बेटी की विदाई दी है, बेटी को विदा कर दूंगा। कह रहे थे कि मैं अपने अंतिम चरण में हूं, मेरी चरण ही चरण बचे हैं, आचरण तो गायब हैं। स्वागत है। योगी जी की बात कर रहे थे, मैं भी सर योगी जी की बात सुना देता हूं। योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला आक्रमण उन्होंने कर दिया था नकल विहीन परीक्षा पे। और मेरे लड़के ने उस साल दी थी इंटरमीडिएट की परीक्षा। जिस दिन रिजल्ट आने को था, नकल विहीन परीक्षा है, कल्पना करो नकल विहीन परीक्षा हुई है, लड़के का रिजल्ट आना है और घर पे कुछ खास रिश्तेदार आने हैं। और खास रिश्तेदारों के सामने जिस बच्चे ने नकल विहीन परीक्षा दी हो और कुछ गड़बड़ हो जाए और रिश्तेदारों के सामने ये कह दिए कि फेल हो गया, तो नाक तो कटी समझो। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कि देख तेरा रिजल्ट आ रहा है, आज घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदारों के सामने आकर के अपना ये फूटे हुए मुंह से ये मत कह देना कि मैं फेल हो गया, मेरी नाक कट जाएगी। कोट वर्ड सेट कर ले, अगर एक विषय में फेल हो जाए तो बस ये कह देना बोल बजरंगबली की जय, मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल। और 2 विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना बोल सियावर रामचंद्र की जय, मैं समझ जाऊंगा तू 2 विषय में फेल। और बाई दी 3 विषय में भी फेल हो जाए तो फेल शब्द जुबान पर मत लाना, ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। कोट वर्ड सेट हो गए। 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया। इंटरनेट पे रिजल्ट देख के सबसे पहले विनोद भाई सूचना देने के लिए मेरे पास ही आया। मैं रिश्तेदारों के साथ बैठा था तो मैंने ये सोच कर के कुछ गड़बड़ न कर दे राही भाई साहब, दूर से उससे इशारे से पूछा, रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? दोनों हाथ उठाकर बोला बोल साचे दरबार की जय। यार अद्भुत ही दृश्य उत्पन्न होते हैं। हाँ तो बड़ी, और वो लॉकडाउन की बता रहे थे, लॉकडाउन में सर बड़ी स्थिति खराब हुई। विनोद भाई साहब लॉकडाउन में सर देखिए मैं कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर लेता हूं जिस तरह के शब्द प्राय ये कभी लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये लॉकडाउन में मेरी क्या हालत हुई, मेरी क्या पूरे देश की क्या हालत हुई होगी, मैंने ये सोचा। लॉकडाउन में हो गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल्ल, ऐसे शब्द कविता में प्रयोग नहीं हो सकते। लॉकडाउन में हो गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल, चाहे भले ही हम एसडीएम हों, चाहे हम भले ही डीएम हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, हालत सबकी एक जैसी। लॉकडाउन में हो गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल, और मन की बातों में सुनी उनकी टल्ल में टल्ल। ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। लॉकडाउन में है गए हम ठलुआ, और अगली पंक्ति में ठाका, तो सर 2 पंक्तियों का ही खेल है इसमें। लॉकडाउन में है गए हम ठलुआ, राई जी तो ध्यान से सुनना, लॉकडाउन में है गए हम ठलुआ ठल्ल में ठल, मन की बातों में सुनी उनकी टल्ल में टल्ल, और सलमा सीता सावित्री सब घर घर फन फैलाएं, और कोने में औंधे पड़े बाल में बल्ल में बल्ल। बहुत बुरी हालत थी बहन जी, बहुत बर्तन मांजे मैंने, अब तुमसे खा चुका। और अब मैं ये बूढ़ी आत्मा जो हमारे बीच में है, मैं इन्हें बॉडी बिल्डर कहता हूं। एक बार ये बंबई कविता पढ़ने के लिए गए, बंबई की एक खूबसूरत महिला इन्हें देखें बहुत प्रसन्न हुई। गोवा की बात है, हाँ गोवा की, हाँ सॉरी, गोवा की बहुत प्रसन्न हुई और कही अलवेला जी आप हमारे घर चलना। और अलवेला जी फूल के लट्टू, इतनी खूबसूरत महिला ये कह रही है कि हमारे घर चलना। बहन जी आप क्या करोगी? बोले कि घर चलो तब सब बता देंगे।
खुशी खुशी खूबसूरत अंग्रेजन जैसी महिला अपने घर ले गई। अलबेला जी बहुत खुशी, ड्राइंग रूम में बैठा लो, फिर की अलबेला जी अपनी पैंट उतारो। अब हालत खराब बुढ़े की, पैंट उतार दी डर की वजह से, शर्ट उतारो, शर्ट उतार दी, बनियान उतारो। अब अलबेला जी की हालत खराब, बनियान उतारवा दी। फिर अपनो छोटो बेटा बोला, बेटा जा अंदर आ, वाह अंदर आ, बोन बीटा के साथ दूध पी लिया करनी, ऐसा हो जाएगा। अलबेला जी की बहुत 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 मस्त मस्त संस्मरण है। एक संस्मरण और सुनाऊं मैं करवा चौथ को। सर आजकल हमारे देश में जो है टैटू खुदवावे को प्रचलन चल गया है। विशेषकर करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति के ऊपर तरह तरह के टैटू गुदवाती हैं। मुंबई में, कलकत्ता में, गोवा में, जहाँ जहाँ पाश्चात्य संस्कृति रच बस गई है, वहाँ टैटू गुदवाई जाते हैं करवा चौथ के दिन अपने पति की हाथों पे, पेट पे, कमर जैसे जैसे जहाँ गुदवाने। अब इनकी अलबेली करवा चौथ के दिन इन्हें पकड़ के ले गई टैटू वाले के पास। ए टैटू वाले भैया, हमारी अलबेला पे टैटू गुद दे। काय को? शेर को। शेर को? जा पे? नहीं गुदेगो। काय को गुदेगो? सांप को। और बहन जी वो फन वाले को नहीं गुदेगो? मरे भय सांप को। ठाका तो अगली पंक्ति में मरे भय सांप को। और वो जाई साल गुदवाई लियो, अगली साल आई तो केंचुआ को गोदनो पड़ेगा। अब इतनी देर है गई, तब क्या है, बा मुश्किल से 15 मिनट का मेहमान है ये कार्यक्रम, केवल 15 मिनट और दीजिए तो क्या है कि शानदार इसका समापन हो सकेगा। बैठिए भाई साहब। प्रोत जी मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा ध्यान ही नहीं गया आपकी तरफ, तो क्योंकि पुरोहित तो कछु कम ना होता ही। एक पुरोहित जी ने एक यादव जी पे जाके छज्जू रखे दो कि तुम्हारे खेत में धान जासू कम पैदा हुए कि तुमने अपने खेत पे कथा ना कराई। यादव जी ने कही कि चौधरी पुरोहित जी तुम घर के और चांदा देना कथा कर दो खेत पे। पंडित जी ने तिथि विचार के बता दी कि तुम्हारे खेत पे कथा होगी पूर्णमासी की रात को। अब चौधरी साहब के खेत पे पुरोहित जी कथा करवे पहुंचे रात में, दिन में टाइम ना होती। उजाली रात, ठंडी ठंडी हवा, कथा की किताब की 2-4 पन्ना उड़ गए। पुरोहित जी जा चक्कर में कि जल्दी कथा खत्म होए, चौधरी साहब पे दक्षिणा लें और अपने घर को जाएं। तो जल्दी जल्दी कथा खत्म करके बोले कि लेव साहब, चौधरी साहब तुम्हारी कथा है गई, दान दक्षिणा निकालो। लेकिन चौधरी साहब यादव जी तो थे, लेकिन मूर्ख नाए, इतना तो जानते कि कथा में लीलावती कलावती आवती है। चौधरी साहब ने कही कि जी पुरोहित जी कथा कैसी है गई, जहां में कहूं लीलावती कलावती तो आई ही ना है। पुरोहित जी बोले कि देखो चौधरी साहब, दान दक्षिणा देनी हो तो देव, लीलावती भले घर की महिलाएं हैं, रात बेरात ऐसे काऊ चौधरी के खेत पे ना होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्तित्व की प्रशंसा वैसे तो हर कवि ने लगभग की है, विनोद राजयोगी उस शख्सियत का नाम है, राही जी जानते हैं। लाफ्टर चैलेंज एक कार्यक्रम आता था जिस पर विनोद रागी जी गिरोर में बैठे रह गए और लाफ्टर चैलेंज पे कितनी कविताएं निपटाई गई इनकी। ऐसा बड़ा रचनाकार, साक्ष्य के लिए 2 पुस्तकें जिसकी एक एक कविता में हीरे जिन्हें टांक दिए हैं। देवयोग से मित्र होने के नाते मुझे पूर्व में ही उनको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इतना शानदार जानदार कवि
और इतना भव्य काव्य का ये यज्ञ उसने यहाँ आज रखा कविता के पुस्तकों के विमोचन के समय पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनौपचारिक रूप से विनोद राजयोगी जी के निर्देश पर एक कविता मैं भी सुना देता हूं। लगभग 1 बजे से कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। विभिन्न विषयों पर कविताएं आप सुन चुके हैं। मैं आपको एक ऐसे विषय पर कविता सुनाना चाहता हूं जिस विषय पर आपने कविता नहीं सुनी होगी। चाहे भले ही 6 शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ लिए हों, लेकिन इस विषय पर कविता नहीं सुनी होगी। आपने तमाम रिश्तों पर कविता सुनी होंगी, बेटी पर कविता सुनी होगी, यहाँ भी बेटियों पर कविताएं हुई, माँ पर कविता सुनी होगी। माँ की कविता तो विनोद राजयोगी जी ने बहुत शानदार लिखी है, मैं समझता हूँ उसका कोई सानी नहीं है देश में। पिता पे कविता सुनी है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिस पर किसी ने कविता नहीं लिखी है, फूफा। मैं आपको फूफा पे कविता सुनाऊंगा। फूफा पे मैंने कविता क्यों लिखी। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आंखिन में आंसू ले आए। क्या कहना। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर जा फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंख लिख पाए। इतने बड़े कवि फूफा जी के ऊपर 4 पंक्तियां 4 अक्षर नहीं लिख पाए, और मैंने कविता लिखी है। तो बड़ा कवि कौन। अब बड़ा कवि मान करके सुनोगे तब आपको आनंद की पराकाष्ठाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। विनोद भाई, हम जिस विषय पर कविता लिखते हैं उसका अध्ययन करना पड़ता है। मैंने फूफा का अध्ययन किया, समाज के तमाम बुजुर्गों से बातचीत की, ये फूफा क्या होता है। तो फूफा के बारे में बताया कि फूफा हमारे समाज में शांति व्यवस्थाएं बनवाता है, स्थापित करवाता है। हमारा एक रिश्ता होता है, हमारे पिता की बहन के हस्बैंड को फूफा कहते हैं। शांति व्यवस्थाएं अपनाता है। शादी ब्याह में आपने जितने भी झगड़े देखे होंगे, दूल्हे का जीजा करवाता है। फूफा तो आकर के उसको शांत कराता है, बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। जो भूतपूर्व जीजा होता है वही तो फूफा हो जाता है। शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा। फूफा जी की सबसे पहले आवश्यकता हुई चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। कलिंग युद्ध के बाद भीषणतम रक्तपात हुआ था। सम्राट अशोक आत्महत्या करने की सोचने लगे थे, तो उनके फूफा जी तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराई। तब मुझे लगा कि फूफा शांति का प्रतीक होता है। जहाँ जहाँ फूफा होते हैं वहाँ शांति हो जाती है, और जहाँ फूफा नहीं होते हैं वहाँ सर्वनाश हो जाता है। अब मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूँ, एक हास्य की कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरे तर्क अगर आपको अच्छे लगें तो मेरा समर्थन कीजिएगा। मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। पहला तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं गिरोर की धरती पर। अगर तर्क आपकी समझ में आ गया तो मैं कुछ तर्क और आपके सामने रखूंगा और आनंद लीजिएगा। झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व
तू जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। समय से पहले मरे न होते, समय से पहले मरे न होते। पांडु सगे फूफा थे कृष्ण के। समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता, सीता हरण कभी नहीं होता। ना रावण यूं मारा जाता, सीता हरण कभी नहीं होता। ना रावण यूं मारा जाता। सूर्पणखा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। सूर्पणखा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। और ये जो होली का त्योहार आने वाला है, मेरे तर्क पर आप दोनों हाथ उठा करके मेरा समर्थन करना। सूर्पणखा के पतियद होते मेघनाथ के फूफा जी। और रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता। कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये तीन तर्क मैंने आपको तीन युगों से, तीन युगों तक की अपने को यात्रा करा दी। वर्तमान के कुछ तर्क रखना चाहता हूं और हास्य का परसेंटेज बनाता हूं, हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और अगली पंक्तियों में अपने ठाके को रोक के दिखाना, पूरी घिरोर से निवेदन करता हूं, रोक के दिखाना। 2019 की बातें, 2019 में लोकसभा के चुनाव का जो परिणाम आया आपको पता ही है। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, हंसी को रोकना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और अडवाणी की बुरी फजीयत, अडवाणी की ऐसी हालत, अडवाणी की ऐसी हालत अपने देश में ना होती। पाकिस्तान के जाकर के वो उस जिन्ना को नहीं कहते फूफा जी। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा हाँ थोड़ी सी है ना। उस जिन्ना को नहीं बनाते अगर वो अपना फूफा जी। और अगली पंक्तियों में आनंद लेना, बहुत आनंद की पंक्तियां देने की कोशिश कर रहा हूं। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। आजम खां की बुरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और महिलाओं के नाम पर अब केवल बहन चेतना शर्मा यहाँ उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में मैं आगाह करते हुए तमाम देश की महिलाओं के लिए कहना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और मोदी जी 2019 में हमने प्रधानमंत्री क्यों बनाए? उन्होंने एक वादा किया था 15 लाख हर खाते में आएंगे और अब तक आए नहीं है। जब तक 15 लाख नहीं आ जाएंगे खाते में तब तक हम उनको प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे। हाँ, मतलब हमें इतना उल्लू नहीं समझे, हमें इतना उल्लू नहीं समझे जितना देश के किसानों में समझ रहे हैं। अच्छा, किसान को उल्लू समझ रही है सरकार, लेकिन किसान उल्लू है नहीं, है नहीं। एक छंद सुनना बहुत आनंद आएगा आपको। किसान इतने उल्लू है नहीं। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। इतने बड़े इंजीनियर होते हैं किसान,
मतलब मूर्ख नहीं होते हैं, सरकार समझ रही है लेकिन होते नहीं है। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूंढ लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूंढ लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी यदि, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। बिना उस तरह के, और अगली पंक्तियों पर ठाका, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड लेते हैं। और अजनबी शहर में बेटा की बारात जाए, पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ। मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है। ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है। दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोंको फूफा जी। दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोंको फूफा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद राजयोगी जी, आपने ये जो कार्यक्रम किया है और इनकी प्यास बनी रहने दो। 24 अक्टूबर की घोषणा हो गई है, ठीक है। 24 अक्टूबर एक बहुत अच्छी तारीख भी है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई थी। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ साहित्य का एक बहुत बड़ा संघ स्थापित हो जाए और कविता यहाँ से ऐसी फूटे कि देश के कोने कोने तक विनोद राजयोगी जी का स्वर पहुँचे। खिलखिलाते कांटे और हंसते आंसू की सुगंध सारे दुनिया और दुनिया से बाहर जहाँ जहाँ हिंदी कविता समझी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ तक आपका यश वैभव पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक सुंदर काव्य यज्ञ के साथ आपकी इनके पुस्तकों का विमोचन हुआ है। और वैसे पुस्तकों का विमोचन जिस दिन होता है वो पुस्तक का जन्मदिन माना जाता है और जन्मदिन मनाने की परंपरा हमारे देश में है। अगर इन पुस्तकों का जन्मदिन मनाया जाता रहे, क्योंकि पुस्तकें ही हमारे जीवन को 24 अक्टूबर इनका है। 24 अक्टूबर इनका है तो हम यही समझ लेंगे कि 24 अक्टूबर, हाँ अब 2 हुआ करेंगे। ये तारीख भी मुकर्रर कर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आमंत्रण पर यहाँ आए हैं और आते रहेंगे जब जब आप आज्ञा करते रहेंगे। बहुत सारा मटेरियल बच गया है, उसको 24 अक्टूबर को इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश द्विवेदी जी का, जिनको आज माणिक वर्मा पुरस्कार दिया गया है, और आदरणीय कमलेश शर्मा जी का आपने नागरिक अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कौशल को भी हम प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे 2 कमलेश का चयन किया है। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पुरस्कारों की घोषणा की है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे कैसा लगा, लेकिन मुझे लगा कुछ ज़रूर है। लेकिन आज के ये 2 नामों का चयन है, बेंजी भी मैं समझता हूँ तालियां बजा करके समर्थन करेंगी। कमलेश शर्मा भी उसके पात्र हैं नागरिक अभिनंदन के, क्योंकि विश्व